हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 54 कवर करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 53 टेस्ट डल चुके हैं, सो देख लीजिएगा, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनमें भी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके बाद ये स्टेटमेंट है इसके। ठीक है, सो भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विभाजन से पहले लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यू कैन से विभाजन समिति, यानी कि जो समिति बनी थी उसका नाम ही विभाजन समिति था। तो वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में, ऐसा इसमें कहा गया है। अभी देखेंगे ये सही है कि नहीं। इसके सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना तथा गांधी जी भी थे। ठीक है, यानी कि जो वो कमेटी बनी थी, डेफिनेटली कोई भी कमेटी बनती है तो किसी एक पर्सन के द्वारा तो नहीं बनती है, उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं। तो उस कमेटी में बोला गया है जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे तथा गांधी जी थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही, दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है ये देख लेते हैं। राइट, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वो समिति बनी थी, आप सभी को पता होगा, विभाजन हुआ था तो माउंटबेटन थे सबसे मुख्य आदमी, जिनके अध्यक्षता में वो समिति बनी थी, विभाजन समिति। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी थी, याद रखिए। सेकंड स्टेट में कहा गया है, स्टेटमेंट में, कि ये लोग उसमें शामिल थे। तो देखिए, जहाँ तक मुझे याद है उसमें जितने मेंबर थे सबके नाम तो मेरे को यहाँ पे याद, एक दो नाम मेरे को याद है। इनमें से तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल थे, लियाकत अली थे। तो ये तो नहीं थे उनमें, तो इसमें ये तो गलत हो जाता है ये वाला स्टेटमेंट भी। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या वहाँ पर ऊपर गलत पढ़ा है। ठीक है, भारत विभाजन से पूर्व लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन समिति का गठन हुआ था। बताया था मैंने आपको, विभाजन समिति थी, न कि लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में। ओके, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसके सदस्यों में वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लियाकत अली खान थे, हाँ इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, अब्दुल रब निस्तार थे। ठीक है, ये 4 मेंबर थे उसमें, चारों के नाम याद रखिएगा। गांधी जी तो बिल्कुल थे ही नहीं, तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि वो गलत क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट था, सॉरी। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी हड़प्पाई नगर योजना से संबंधित नहीं है? ओके, योर ऑप्शंस आर ज्यामितीय पद्धति, खड़िया या गारे के प्रयोग का अभाव, या फिर विशाल स्नानागार, या फिर ढकी हुई नालियाँ। कौन सी, प्रश्न क्या है, इस ये जो विशेषताएं दी गई हैं इनमें से कौन सी हड़प्पाई नगर से संबंधित नहीं थी? ठीक है, तो देखिए, वह विशेषता आपकी है कि उस टाइम पर खड़िया या गारे का कोई अभाव नहीं था। होपफुली आप लोग जानते होंगे खड़िया या गारा क्या होता है। खड़िया एक तरीके से जैसे चौक होता है ना, वाइट चौक। तो गांव में हमने उसका यूज़ किया है, गांव में उस चीज़ को लिखने के लिए यूज़ करते थे बच्चे उस टाइम पर। आजकल तो चौक का यूज़ करते हैं, चौक का भी नहीं करते, मार्कर्स का करते हैं। बट फिर भी जो ब्लैक बोर्ड होता था उस पर खड़िया से भी लिखते थे। और गारा तो मिट्टी का जानते होंगे, गाँव में घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसका अभाव था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये उसकी उससे संबंधित नहीं है, हड़प्पा नगरीय योजना से। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंशियंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में निर्माण कार्य को मजबूत बनाने के लिए खड़िया मिट्टी गारे को बहुत अच्छी प्रकार से पकाकर ईंटों से मोटी परतें बनाई जाती थी। ऑब्वियस सी बात है, जब उनसे मोटी परतें बनाई जा रही हैं, इट मीन्स वहाँ पर ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे, ना कि इन सब चीज़ों का कोई अभाव था। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनरो तथा रीड का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से है? योर ऑप्शंस आर स्थाई बंदोबस्त तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी बंदोबस्त, या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त केवल। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल ऑप्शंस हैं, बट प्लीज़ ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। ओके, मुनरो और रीड का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से? ये 2 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। सो योर आंसर इज रैयतवाड़ी व्यवस्था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की स्टार्टिंग हुई थी 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के
बारह महल क्षेत्र में इसकी जो है स्टार्टिंग हुई थी। यह व्यवस्था रीड द्वारा संपादित थी। रीड की इस व्यवस्था का समर्थन किसने किया था, यानी कि उसको प्रोटेक्ट किया, फिर उसको प्रोग्रेस किया आगे के लिए मुनरो ने। ओके, सो ठीक है। एक चीज़ मुझे कहनी थी, ये जैसे क्वेश्चन हमने कराया है कि हड़प्पाई नगरीय योजना की कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है। कई बार क्या होता है, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है। अब जैसे यहाँ पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है, ठीक है, मतलब है ये विशेषता हालांकि, तो आप लोगों को इसके बाद जो तीसरी तीनों हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न इनके थ्रू भी बन सकता है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? और ऑप्शंस आर जहांदार शाह, फर्रुखसियर, या फिर आलमगीर, या आलमगीर द्वितीय, या फिर अकबर। तो किस मुगल सम्राट ने सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी? यह उपाधि दी थी जहांदार शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है ये भी। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार भी बनाया था। देखिए, ये याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि सवाई राजा जयसिंह को मालवा का सूबेदार किसने बनाया था। सो योर आंसर विल बी क्या नाम है ये, जहांदार शाह। ठीक है, और वो कहाँ के थे, आमेर के राजा थे, यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। योर ऑप्शंस आर। जैन धर्म की मान्यता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि सार्वभौमिक विधान से हुई है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है, जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। योर ऑप्शंस आर, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो सही है। ओके, एक्चुअली जैन धर्म की मान्यता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है बल्कि सार्वभौमिक विधान से हुई है। सही बात है, उनमें ऐसा ही, ईश्वर को ज़्यादा मान्यता नहीं प्राप्त है। जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है, यानी कि संसार में दुख ही दुख है चारों तरफ जहाँ भी जाओ, तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ये क्वेश्चन भी एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है। जैन धर्म की मान्यता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि सार्वभौमिक विधान से हुई है। इसमें संसार दुख मूलक माना गया है। सांसारिक जीवन की तृष्णाएं ही दुख का मूल कारक है। ये तो सही बात है, संसार में दुख तो बहुत है, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। ओके, एक तरफ पाषाण कालीन स्थल साक्ष्य, दूसरी तरफ क्या ये हथनौरा पाषाणकालीन स्थल, और दूसरी तरफ साक्ष्य दे रखे हैं, यानी कि इन स्थलों से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, हथनौरा से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मदहदा से चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरांद से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कोल्डी हवा से चावल का प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है। सो विच इज़ इनकरेक्ट? चिरांद से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट बिकॉज ये इनकरेक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री से लिया है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गर्तवास यानी गड्ढों में आवास करने वाले लोग जो होते हैं, यानी कि उसको गर्तवास बोला जाता है, के साक्ष्य मिले हैं। जबकि चिरांद जो कि बिहार में है, यहाँ से मृदभांड तथा हड्डी व पत्थर निर्मित औजार मिले हैं। नेक्स्ट है हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। ये तीनों वंश दे रखे हैं, इनका कालानुक्रम यानी कि इनको क्रम के अनुसार लगाना है। ऑप्शंस हैं 1 2 3, 3 2 1, 2 1 3, या फिर 1 3 2। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, सो इनका अगर वो देखा जाए, इनका क्रम देखा जाए, स्टार्टिंग करेंगे हम, हर्यक वंश की बात हो रही है, तो हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड था वो 544 से 412 तक था। ठीक है,
और उसके बाद बात हो रही है नंदवंश की। तो नंदवंश था 344 ईस्वी से 323 तक। उसके बाद नेक्स्ट है नंदवंश। तो नंदवंश, नहीं कुछ इनकरेक्ट हो गया, नहीं इनकरेक्ट नहीं हुआ, सही है। शिशुनाग वंश बचा ना, उसका था 412 से 344। 344 ठीक है, तो लगा लीजिए अपने अपने हिसाब। पहले ये आएगा, फिफ्थ वाला आएगा, यानी कि हर्यक वंश आएगा, फिर आएगा शिशुनाग वंश, फिर आएगा नंदवंश। 132 है कहीं? कहीं नहीं है, है तो सही। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट। यस, एंशियंट हिस्ट्री से लिया गया, ये भी ईसवी पूर्व भी दे रखे हैं यहाँ पर, पढ़ लीजिए इनको एक बार। ओके, नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कन्नौज और गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के उपयुक्त शहरों में से कौन कागज उद्योग हेतु जाना जाता है? और ऑप्शंस आर केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, केवल एक दो तीन चार। केवल क्या लगा दिया फिर मैंने, अपने मन से लगा दिया, ठीक है सॉरी। 1 2 3 और 4 यानी कि चारों ही जगहों पर कागज उद्योग है वहाँ पर, यानी कि कागज उद्योग के लिए जाने जाते हैं। सो सारे नहीं जाने जाते हैं एक्चुअली, केवल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, केवल एक और दो। यूपी स्पेशल से लिया गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग हेतु मुजफ्फरनगर सबसे ज़्यादा मुजफ्फरनगर ही फेमस है। सहारनपुर जाने जाते हैं, जबकि इत्र व सुगंधित तेल की अगर बात हो तो कन्नौज व गाजीपुर प्रसिद्ध हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कहाँ चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है? घास का नाम क्या है? चलास। ऑप्शंस है मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, इटावा या फिर मुरादाबाद। ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यूपी स्पेशल से लिया गया ये भी क्वेश्चन। बुंदेलखंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। बुंदेलखंड मालवा पठार का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? और ऑप्शंस आर वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर या फिर गाजियाबाद। सो करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जिसका एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्रमशः गाजियाबाद व बागपत है। सबसे बड़ा गाजियाबाद है, सबसे छोटा बागपत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, सीक्वेंस बताए हैं, पूछा है हमसे, तो क्योंकि सीक्वेंस के ऑप्शन है मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ इनको, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद औरैया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले क्रमशः गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया हैं। नेक्स्ट है गेहूं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और ऑप्शंस आर, यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, अनावृत कंडुआ इसमें लगने वाला एक रोग है, इसमें 8 to 15% प्रोटीन पाई जाती है। ओके, हमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है गेहूं के संबंध में, तो इसमें विटामिन ए थोड़ी पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है? बी। आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। एग्रीकल्चर से लिया गया क्वेश्चन है, गेहूं में विटामिन बी पाया जाता है जिसका पिसाई के समय ह्रास हो जाता है। निम्नलिखित में से खेती की किस पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मिश्रित खेती, निर्वाहन खेती, स्थानांतरी खेती या फिर कार्बनिक खेती। ओके, सो जो कार्बनिक खेती है उसको पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कार्बनिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। खेती की इस पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है? इसमें ना तो उर्वरकों का यूज़ हो रहा है, ना कीटनाशकों का, ना शाकनाशकों का। सॉरी फॉर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में पाया जाता है, काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर पूछा गया है
ऑप्शंस में नहीं जाएंगे, पता चला ऑप्शंस के चक्कर में आंसर दिख गया तो लॉस आपका होगा, मेरा नहीं। ठीक है, लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में पाया जाता है, ये तो सही बात है, लेकिन काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में है बट इतनी नहीं है। सर्वाधिक पूछी गई है तो वो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो आंसर सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यस करेक्ट है। काली मिट्टी प्रमुख रूप से मालवा पठार व दक्कन पठार में पाई जाती है। इसका विस्तार उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, बात अगर सर्वाधिक की हो रही है तो वह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है वेसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर एडीएच हार्मोन। उपयुक्त हार्मोन्स में से कौन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। टेल मी द आंसर। करेक्ट आंसर एक्चुअली क्या है कि ये चारों ही ऐसे हैं हार्मोन्स जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बायोलॉजी से लिया गया ये क्वेश्चन है। उपयुक्त सभी हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है किसके द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर गोलकृमि। किसके द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का यूज़ किया जाता है? वो बीमारियां हैं जीवाणु। जीवाणुओं से होने वाली जो बीमारी होती है उनके लिए सल्फा का यूज़ किया जाता है। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कथन और कारण वाला है। कथन है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही है, कथन सही है, कारण भी सही है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है, या फिर कथन सही है, कारण भी सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है तथा कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। आज मैंने पढ़ ही दिया, ये दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है एक दूसरे की क्या, केवल यही तो कर रहा है इसकी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, कब हस्ताक्षर हुए थे, ये भी याद रखना है यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया था। किसने लिया था? यूएन ने। क्योंकि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम को हरी धातु कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस हैं यह हरे रंग की होती है, यह अन्य धातु के साथ मिलकर हरा रंग देती है, या फिर यह पर्यावरण हितैषी है, यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है ये बताना है। एक्चुअली इसका हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि यह पर्यावरण हितैषी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। एनवायरनमेंट से लिया है ये भी क्वेश्चन। पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण एल्यूमिनियम को हरी धातु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसको कहा जाता है, मैंने बोल दिया था कि हरी धातु होती है, यानी कि इसका हरा रंग क्यों होता है ना, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था, कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती हैं। ऑप्शंस एज ऑलवेज केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही 2। एक्चुअली होता क्या है कि सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है। सही बात है, वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो
एक्सप्लेनेशन है, जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान रहता है। सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती है। समुद्री बहाव में बदलाव आने से जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा सबसे अंतिम नदी है? बहुत इजी है और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा चुकी हूँ तो और भी ज़्यादा इजी होना चाहिए। सो फर्स्ट है घाघरा, कोसी, गंडक तथा महानंदा। पूछा गया है सबसे पूर्वी और बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है ना। करेक्ट आंसर महानंदा है, जो कि इस तरीके से लास्ट में, सबसे लास्ट में मिलती है गंगा से। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। महानंदा नदी जो है वह गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी है। इसका उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और 53 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी 54 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं इसको मिला करके। ओके, सो ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को हाँ पीडीएफ की अगर नीड है, पीडीएफ के लिए आप लोग पूछते हो, तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी। अगर नहीं देखते हो तो स्टार्टिंग में पीडीएफ के बारे में पूछते हो तो वो गलत है। पूरी चीज़ देखा करो तो आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ की नीड है तो आप या तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इसके नीचे यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।